नमस्कार दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एलडीसी एग्जाम्स को लेकर के हम लगातार क्लासें ले रहे हैं और उसमें राजस्थान की जो मिडाइवल हिस्ट्री है उसकी थ्योरी की क्लास हमारी चल रही है और उसमें हमने गुर्जर प्रतिहार को कंप्लीट कर लिया था। आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हो। और हमने स्टार्ट करी थी नई डायनेस्टी जिसका नाम है गोहिल वंश। और गोहिल वंश में भी हमने लास्ट लेक्चर पर बात करी थी कालभोज या बप्पा रावल के ऊपर, मेवाड़ के इतिहास में। आज उसी क्रम को आगे लेकर के चलते हैं और अगले में देखते हैं कि कालभोज या बप्पा रावल के बाद कौन से शासकों ने मेवाड़ का शासन किया। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जब हमने बात करी थी किसको लेकर के, कालभोज या बप्पा रावल को, याद रखिएगा, कालभोज या बप्पा रावल, जिसे ही मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसकी पूरी डिटेल हमने पढ़ चुके थे और मैंने कहा था अलग अलग इतिहासकार, दशरथ शर्मा इसको अलग बता रहे हैं, श्यामल दास इसको अलग बता रहे हैं, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर इसको खुमान नाम से कहीं ना कहीं संबोधित कर रहे हैं। इसको ध्यान रखिएगा। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि मूल रूप से नाम था क्या, कालभोज बप्पा रावल तो इसका टाइटल था। कहीं ना कहीं यहां तक हमने बात कर ली थी। कहते हैं कालभोज के बाद जो गद्दी पर नेक्स्ट शासक बैठा उसका नाम था खुमान। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये खुमान सेकंड था। ठीक है। कई इतिहास में जगह मिलती है कि कुछ अलग अलग इतिहासकार के लोग इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। कुछ इतिहासकार यहां तक कहते हैं कि ये कोई ना कोई, कहीं ना कहीं, क्योंकि इसका नाम मिलता है तो कहीं जगह पर यह भी मिलता है कि खुमान फर्स्ट, ये भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मूल रूप से ध्यान रखिएगा, जो आपके गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं, गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार ये व्यक्ति को उन्होंने नाम दिया है खुमान सेकंड। ध्यान रखिएगा, मिलता खुमान फर्स्ट है, लेकिन गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं खुमान सेकंड के नाम से इतिहास में जाना जाता है। इसका मतलब इससे पहले कहीं ना कहीं खुमान फर्स्ट कहीं ना कहीं शासक के तौर पर रहा होगा। एक चीज तो आपको खुमान के बारे में ये याद रखनी है कि कालभोज के बाद गद्दी पर शासक कौन बना, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा, इसके बारे में कोई विशेष उपलब्धियां नहीं है, बस एक मिलता है कि एक अरब अरब का जो खलीफा हुआ करता था, अरब का खलीफा था जिसका नाम था अलमायू। अलमायू को कहते हैं कि इसने पराजित किया था। ये जानकारी मिलती है खुमान के बारे में कि खुमान की एक लड़ाई के बारे में इतिहास में जानकारी मिलती है कि अरब के खलीफा अलमायू को इसने पराजित किया था। इतनी बेसिक जानकारी मिलती है। कहते हैं इसके बाद कहीं ना कहीं कमजोर शासक आपको देखने को मिलते हैं और कहते हैं इनका अधिकार क्षेत्र लगभग चित्तौड़ और उसके आसपास तक ये कहीं ना कहीं सीमित रूप में रहे। तो प्रारंभिक जानकारी आपको खुमान के बारे में मिलती है कालभोज के बाद। कहते हैं खुमान जो था सेकंड या फर्स्ट, जिसको दोनों ही विवादों में माना जाता है। कहते हैं उसके बाद जो शासक बना है, कहते हैं इसके बाद जो शासक बना उसका नाम था खुमान थर्ड। खुमान थर्ड, इसलिए खुमान थर्ड था। इससे ये अंदाजा लगता है कि ये खुमान सेकंड रहा होगा, लेकिन इतिहास में खुमान फर्स्ट ही इसको बोला जाता है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने खुमान सेकंड की संज्ञा कहीं ना कहीं दी है। खुमान सेकंड के बारे में कहा जाता है कि इसने कहीं ना कहीं जितनी भी शक्तियां थी, कहते इसने वापस से इन शक्तियों को इकट्ठा किया। इकट्ठा किया, ध्यान रखिएगा, जितनी भी अलग अलग पावर्स थी उनको कहीं ना कहीं इकट्ठा करने का महत्वपूर्ण श्रेय इसको जाता है। और कई जगह तो ये जानकारी मिलती है कि जो आपकी कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, कहते हैं कुंभलगढ़ प्रशस्ति से ये जानकारी देखने को मिलती है, जो कुंभा के समय लिखी गई थी, कि इसने अंग को, कलिंग को, गोडों को, द्रविड़ों को, कहते हैं इत्यादि महत्वपूर्ण क्षेत्रों को इसने विजित किया, या कहीं ना कहीं इस क्षेत्रों पर भी इसका कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिलता है। ये जानकारी आपको ध्यान रखनी है। एक जानकारी और इसके बारे में मिलती है, वो क्या है, कहते हैं इसके बारे में जानकारी मिलती है एक अभिलेख से और, जिसका नाम है चित्तौड़गढ़ अभिलेख। चित्तौड़गढ़ एक अभिलेख और मिलता है इनका,
और कहते हैं उसमें जानकारी मिलती है, इनको एक टाइटल की जानकारी मिलती है, कहते हैं राजाओं का मुकुटमणि कहा गया है इसको। ये टाइटल भी आपको कहीं ना कहीं खुमान सेकंड के बारे में देखने को मिलता है। तो कमजोर शासकें जानकारी आपको ज्यादा देखने को मिलती नहीं है, इन दोनों के बारे में आपको याद रखना चाहिए। कहते हैं उसके बाद एक व्यक्ति शासक बनता है जिसका नाम है भरत भट्ट। इसको थोड़ा सा नोट करिएगा, क्यों, कारण है इसका, क्योंकि इसके बाद जो शासक बनेगा वो कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा किससे, भरत भट्ट से। तो कहीं ना कहीं भरत भट्ट के बारे में जानकारी मिलती है। दो महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखनी, एक तो इसने क्या काम किया, तो एक ध्यान रखिएगा, इसने राष्ट्रकूटों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वैवाहिक संबंध कहीं ना कहीं स्थापित किए। तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनकी लड़ाई आपको देखने को मिलती है। आगे चल करके आप जब त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ते हो तो उसमें आपको राष्ट्रकूट देखने को मिलते हैं। और कहते हैं कि जो एक महिला थी राष्ट्रकूटों की, जिसका नाम था महालक्ष्मी, महालक्ष्मी से इसने क्या किया, विवाह किया। और कहते हैं इसी महालक्ष्मी का पुत्र है जिसको इतिहास में आप पढ़ते हो अल्लट, या फिर कई जगह नाम मिलेगा आलू रावल। आलू रावल क्यों, क्योंकि आगे चल करके आप देखोगे दो शाखाओं के रूप में, एक रावल शाखा के रूप में और एक राणा शाखा के रूप में आप इसको देखने को मिलेगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अब इनको भी कोई ना कोई टाइटल देखने को मिलता है। तो एक टाइटल मिलता है तीनों लोकों का तिलक, या तीन लोक का तिलक जैसा टाइटल इनको देखने को मिलता है। और ये मिलता कहां है, तो एक शासक आएंगे इतिहास मेवाड़ के अंदर जिसका नाम होगा शक्ति कुमार। शक्ति कुमार जो राजा आएंगे उनके जो अभिलेख मिलता है, उस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि तीनों लोक का तिलक बताया गया किसको, कहीं ना कहीं भरत भट्ट को। और ध्यान रखिएगा इसी का पुत्र आप आगे चल करके देखोगे कौन मिलेगा, अल्लट। एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक और अभिलेख मिलता है, कौन सा, प्रतापगढ़ अभिलेख। और कहते हैं प्रतापगढ़ अभिलेख से भी एक टाइटल इनको देखने को मिलता है महाराजा धीराज का। तो दो टाइटल इनके देखने को मिले, एक तो महाराजा धीराज वाला टाइटल और एक आपको देखने को मिलेगा तीनों लोक का तिलक। ये दो महत्वपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलती है। तो खुमान कालभोज के बाद खुमान शासक बनता है, खुमान के बाद खुमान थर्ड शासक बनता है, और उसके बाद बनता भरत भट्ट। इन तीनों को आपको ध्यान रखना, इससे ज्यादा आपको डिटेल और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्रारंभिक जो मिडाइवल हिस्ट्री है इसका कुछ इतिहास आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उसकी ज्यादा सामग्री आपके पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये मैक्सिमम जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसके बाद नेक्स्ट व्यक्ति शासक बनता है जो कि एक महत्वपूर्ण शासक है जिसका नाम है अल्लट, या इसे ही हम कहते हैं आलू रावल। पहली चीज, अब अल्लट के बारे में जानकारी एक प्रशस्ति से मिलती है जिसका नाम है सारणसर या सारणेश्वर मंदिर की प्रशस्ति। कौन से, सारणेश्वर मंदिर की प्रशस्ति आपको देखने को मिलती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इनकी जानकारी, सारणेश्वर प्रशस्ति से इनकी जानकारी मिलती है, ठीक है। और कहते हैं ये जानकारी, ये प्रशस्ति कब की है, 953 ईस्वी की ये प्रशस्ति मानी जाती है। और कहते हैं इसका जो लेखक था, इसका उत्कीर्णकर्ता जो था, कहते हैं वो वेलक नामक एक व्यक्ति हुआ करता था। एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। अब गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कौन से, गौरीशंकर हीराचंद ओझा के बारे में अलग विचार है। एक और व्यक्ति आपने सुना होगा गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा क्या कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा, गोपीनाथ शर्मा के बारे में ध्यान रखिएगा, एक स्पेशल नाम याद रखिएगा, गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा क्या कह रहे हैं, गोपीनाथ शर्मा कह रहे हैं
कि ये जो सारनेश्वर प्रशस्ति है मूल रूप से ये इस मंदिर के ऊपर लगी नहीं थी। इससे पहले वरा जो मंदिर था, वरा मंदिर जिसका निर्माण करवाया गया था अल्लट के द्वारा, उसी मंदिर के ऊपर लगी हुई थी कौन सी, ये प्रशस्ति। और इसी प्रशस्ति को आगे चलकर सारनेश्वर मंदिर पर लगा दिया गया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, सारनेश्वर। ये जानकारी कौन दे रहे हैं, गोपीनाथ शर्मा। तो गोपीनाथ शर्मा के द्वारा कहा गया कि यह प्रशस्ति वरा मंदिर पर लगी हुई थी। किस पर, वरा मंदिर पर यह प्रशस्ति थी और समय के साथ इसको बदल दिया गया और यह सारनेश्वर मंदिर पर लगा दी गई और इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सारनेश्वर प्रशस्ति के रूप में इसको जानकारी आपको देखने को मिलती है। अब इसके अंदर जानकारी क्या मिलती है, तो ध्यान रखिएगा सारनेश्वर जो प्रशस्ति है उससे कहीं ना कहीं ये जानकारी मिलती है नौकरशाही की। कहते हैं अल्लट के समय एक विस्तृत ब्यूरोक्रेट्स हुआ करते थे और जिनके पास अलग अलग कार्य जिनको सौंप रखा था। यह जानकारी और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखिएगा। और कहते हैं उसमें कुछ विशेष लोग हुआ करते थे जिसमें अमात्य, संधि विग्राहक, महाअक्षपाटलिक, ये नाम आपको पता होने चाहिए, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अमात्य कौन होता था, तो अमात्य आपको पता ही है, अमात्य कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में कहीं ना कहीं आपको कार्य करता हुआ दिखाई देता है। इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा और ध्यान रखिएगा, एक आपको देखने को मिलेगा बंदीपति और एक आपको मिलेगा भिक्षा गारिक, भिक्षा गालिक। ठीक है, ये कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स देखने को मिलते हैं। तो नाम भी याद रखिएगा कि मुख्य रूप से इनका कार्य क्या होता था उसको ध्यान रखिएगा। जैसे अमात्य एक तरीके से मुख्यमंत्री के रूप में होता था, इसका मतलब कहीं ना कहीं राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी। संधि विग्रह कहीं ना कहीं, संधि का मतलब समझ लीजिए कहीं ना कहीं युद्ध मंत्री या जिसको आप रक्षा मंत्री के रूप में जानते हो वैसे हो सकता था। महाअक्षपाटलिक कहीं ना कहीं लेखा, लेखा का मतलब जो कहीं ना कहीं आय जो व्यय है, आय और व्यय का हिसाब किताब रखने वाला। बंदीपति कहा जाता था भाट को, जो कहीं ना कहीं वंशावली लिखा करते हैं उनको कहा जाता था। और कहते हैं इस समय एक विशेष भाट हुआ करता था जिसका नाम था नाग, इसको ध्यान रखिएगा। भिक्षगालिक का मतलब होता कहीं ना कहीं भंडार गृह या कहीं ना कहीं जो आपका वेयर हाउस टाइप का हुआ करता है उसका कहीं ना कहीं रक्षक का देखने को मिलता है। तो भंडार गृह कौन सा, भंडार गृह का जो अध्यक्ष हुआ करता था वो कहीं ना कहीं क्या कहलाता था, भिक्षगालिक के रूप में कहा जाता था। और कहते हैं इसके ऊपर भी एक व्यक्ति बैठा था जिसका नाम था रुद्रादित्य। नाम भी अगर आप याद करना चाहते हो याद कर लीजिएगा। जैसे अमात्य, तो मुख्य रूप से अमात्य के पद पर कौन बैठा था, तो ध्यान रखिएगा अमात्य के पद पर एक व्यक्ति बैठा था जिसका नाम था मम्मट। मम्मट ने अमात्य के रूप में कहीं ना कहीं काम किया है, इसको ध्यान रखिएगा। संधि विग्राहक के रूप में आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा संधि विग्राहक के रूप में कहीं ना कहीं दुर्लभ लाज नामक व्यक्ति गद्दी पर बैठा था। महाअक्षपाटलिक के रूप में आप देखोगे तो मयूर नाम भी मिलता है और एक नाम समुद्र भी आपको देखने को मिलता है। तो विस्तृत ब्यूरोक्रेट्स आपको देखने को मिलते हैं किसके शासनकाल के अंदर, अल्लट के शासनकाल में। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा, अल्लट के समय एक चीज और आपको ध्यान रखिए, अल्लट के समय कहीं ना कहीं जो जैन धर्म होते थे उनमें एक शाखा हुआ करती थी, कौन सी, श्वेतांबर। तो श्वेतांबर शाखा के जो भिक्षुक होते थे उनको संरक्षण कहते हैं कि सर्वप्रथम संरक्षण देने का कहीं ना कहीं काम किसके द्वारा किया गया, इनके द्वारा किया गया। संरक्षण देने का काम सबसे पहले किया गया। एक चीज आपको ये याद रखनी है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कार्य, क्यों, क्योंकि आपको पता ही है कि भरतभट्ट ने क्या किया था, इसके पिताजी ने, तो इसके पिताजी ने तो आपको पता ही राष्ट्रकूटों से शादी करी थी। और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने हुणों के साथ वैवाहिक संबंध किए थे, हुणों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। और कहते हैं
कि यह एक हुन राजकुमारी थी जिसका नाम था हरिया देवी। उस हरिया देवी से इन्होंने क्या किया था, विवाह किया था, और कहते हैं इसी के नाम से इसने अपने गांवों को भी बसाया था। हरिया देवी ने अपने नाम से गांवों को भी बसावन की जानकारी आपको देखने को मिलती है। एक चीज तो ये ध्यान रखना। दूसरी, कहते हैं इसी के समय एक व्यापारिक क्षेत्र के रूप में हुआ करता था मेवाड़ के अंदर, जिसका नाम है आहड़। और कहते हैं आहड़ को इसने कहीं ना कहीं अपनी दूसरी राजधानी बनाया। ये भी आपको जानकारी देखने को मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, एग्जाम की दृष्टि से बड़े बार बार पूछा भी जाता है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कहते हैं राष्ट्रकूटों की सहायता से। किसकी? राष्ट्रकूट, क्योंकि पिताजी राष्ट्रकूट थे, माता कहीं ना कहीं राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थे, तो राष्ट्रकूटों की सहायता से इसने एक काम और किया था, उसको याद रखिएगा। कहते हैं राष्ट्रकूटों की सहायता से, राष्ट्रकूटों की सहायता से इसने एक शासक था जिसका नाम था देवपाल परमार। उस देवपाल परमार को इसने क्या किया था? पराजित किया था। और कहते हैं ये जानकारी भी शक्ति कुमार के अभिलेख से मिलती है। ये भी ध्यान रखिएगा, शक्ति कुमार के अभिलेख से ये जानकारी आपको देखने को मिलती है। एग्जाम में कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब ये जानकारी अल्लट की, अल्लट के बाद इसकी ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब अल्लट के बाद शासक कौन बनता है, तो आप सबको पता है कि अल्लट के बाद नेक्स्ट शासन के तौर पर आप किसको देखोगे, तो कहते हैं अल्लट का पुत्र देखने को मिलता है जिसका नाम है नरवाहन। नरवाहन आपको देखने को मिलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। दोबारा से लिख देता हूं जिससे याद रहे, नरवाहन। नरवाहन ये नेक्स्ट शासक, इसके जानकारी देखने को मिलती है। इसके बारे में भी आपको कोई विस्तृत जानकारी तो देखने को कहीं पर भी नहीं मिलती। बस एक चीज जानकारी मिलती है, किसने? चौहानों के साथ। किसने? चौहानों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अब देख लीजिएगा, एक राष्ट्रकूट के साथ कर रहा है, एक कहीं ना कहीं हुणों के साथ कर रहा है, और एक कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि ये चौहानों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर रहा है। दूसरी एक जानकारी, फिर वापस एक अभिलेख मिलेगा, कौन सा? शक्ति कुमार का अभिलेख। शक्ति कुमार अभिलेख में से कला का प्रेमी कहा गया। कला का प्रेमी, इनको टाइटल बड़े मिलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक टाइटल और मिलता है, विद्या का वेदी। इसको भी ध्यान रखिएगा, विद्या का वेदी। ये दो उपाधियां आपको याद रखनी है, किसकी? ठीक है, तो चौहानों के साथ इसने भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ये प्रारंभिक इतिहास है जो आपको ज्यादा जानकारी देखने को जरूरत भी नहीं होती एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से, लेकिन इनकी सीक्वेंस और एक एक दो पॉइंट से आपको इनके पता होने चाहिए, जिससे आप उस कड़ी से कड़ी को जोड़ने में कहीं ना कहीं मुश्किल ना हो। इसी उद्देश्य के साथ ये सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं। नरवाहन के बाद नेक्स्ट शासक के तौर पर आपने देखा होगा, नेक्स्ट शासक कौन बनेगा, तो कि नेक्स्ट शासक बनता है शक्ति कुमार, जिसकी अपने बड़ी चर्चा कर रहे हैं बार बार कि शक्ति कुमार का अभिलेख, शक्ति कुमार का अभिलेख। तो शक्ति कुमार अब जाकर के शासक बनेगा, किसके बाद? नरवाहन के बाद शासक कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। अब शक्ति कुमार के समय क्या होता है, तो शक्ति कुमार के समय एक घटना है इंपॉर्टेंट, वो याद रखिएगा। एक परमार शासक हुआ करते थे जिसका नाम था मुंज, और मुंज ने इनको क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। पहली चीज तो ध्यान रखनी है, तो मुंज की जान आपको देखने को मिलती है। दूसरी कहते हैं कि मुंज के बाद किसके? मुंज के बाद ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। मुंज के बाद फिर शासक कौन बना? परमार वंश में एक शासक बना जिसका नाम था भोज परमार। भोज परमार नेक्स्ट शासक के तौर पर बनता है, और इसके द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, नेक्स्ट शासक, इसको ध्यान रखिएगा।
अब नेक्स्ट शासक का मतलब समझ गए, शक्ति कुमार को पराजित करके परमार शासकों ने नियंत्रण स्थापित कर लिया चित्तौड़ पर। कहां पर? इन्होंने चित्तौड़ पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया। ध्यान रखिएगा अच्छे से। और फिर मुंज के बाद परमार शासक कौन होगा? भोज। तो भोज का भी बाय डिफॉल्ट क्या होगा? चित्तौड़ पर नियंत्रण होगा। और भोज के द्वारा एक महत्वपूर्ण मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा, त्रिभुवन नारायण का मंदिर का मंदिर। अब ये मंदिर आपको होगे कि ऐसा क्या स्पेशल है? तो ऐसा स्पेशल इसलिए कि इसको ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि हम आगे चल करके पढ़ेंगे एक मंदिर जिसका नाम होगा समदेश्वर मंदिर। समदेश्वर मंदिर, ये जो इसी मंदिर का नाम है, इसी मंदिर का एक दूसरा नाम है अन्य नाम। ठीक है। और कहते हैं ये जो मंदिर दूसरा मंदिर है, कहते हैं एक शासक होगा आगे चल करके आप देखोगे जिसका नाम होगा मोकल। मोकल, ध्यान रखिएगा। लाखा का पुत्र किसका? लाखा का पुत्र। और कहीं ना कहीं कुंभा का पिता कौन? मोकल। तो मोकल के द्वारा यह मंदिर बनवाया जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं कहते हैं इस मंदिर को पुनर्निर्माण करवाया गया। इसलिए इस मंदिर का एक नाम और मिलेगा आपको, इसी को कहेंगे मोकल मंदिर। तो इसको चीज को थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि मंदिर तो बनवाया किसने? भोज परमार ने। लेकिन मोकल इस मंदिर को क्या कराएगा? वापस पुनर्निर्माण करवाएगा। तो नाम होगा समदेश्वर मंदिर। अब मोकल ने इस मंदिर का निर्माण कराया, तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि इसको नाम ही क्या दे दिया गया? मोकल मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है। यह जानकारी शक्ति कुमार के बारे में आपको देखने को मिलती है। शक्ति कुमार के बाद कहते हैं कि इस वंश का नेक्स्ट शासक बनता है जिसका नाम है अंबा प्रसाद। नेक्स्ट शासक अंबा प्रसाद बनता है। ठीक है। अब अंबा प्रसाद के बारे में जानकारी मिलती है पृथ्वीराज विजय से। किससे? एक साहित्य है जिसका नाम है पृथ्वीराज विजय। इसको याद रखिएगा। ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ध्यान रखिएगा, जयानक के द्वारा। इसी में जानकारी मिलती है, क्या जानकारी मिलती है? कि इसी में एक जानकारी मिलती है कि अंबा प्रसाद वाकपति राज चौहान सेकंड के द्वारा इन दोनों के मध्य एक युद्ध हुआ सांभर के नजदीक। किसके? सांभर के नजदीक एक युद्ध हुआ। और कहते हैं इस युद्ध में अंबा प्रसाद की क्या हुई? अंबा प्रसाद की हार या पराजय हुई। ऐसी जानकारी आपको देखने को मिलती है अंबा प्रसाद के बारे में। किसके बारे में? अंबा प्रसाद के बारे में। इसके बाद ध्यान रखिएगा, अंबा प्रसाद के बाद एक छोटा सा शासक आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है वेरी सिंह। हाँ, ये कड़ी आपको जोड़ने के लिए इसलिए करेंगे जिससे आप लगातार कड़ियों को जोड़ते रहें, तो आपको एक पूरी की पूरी ट्रैक मिल जाएगी। तो ट्रैक मिलने से पढ़ना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो अंबा प्रसाद के बाद शासक बनेगा वेरी सिंह। वेरी सिंह के बारे में मिलती है कि जो आहड़ थी जिसको राजधानी बनाया था, उस आहड़ राजधानी के चारों तरफ परकोटे का निर्माण करवाया गया था। यानी कि आहड़ के चारों तरफ एक परकोटे का निर्माण करवाया किसने? वेरी सिंह ने। और कहते हैं वेरी सिंह के बाद ही, ध्यान रखिएगा, इसी के बाद ही जिसको हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास, ये मुख्य रूप से दो शाखाओं में बंट जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक शाखा के रूप में आप इतिहास में पढ़ते हो रावल शाखा, जिसका नेतृत्व तो छेम सिंह करेगा। और एक शाखा आप आगे चल करके देखोगे जिसका नाम होगा राणा शाखा। और इसको प्रारंभ करने वाला कौन? राहप।
राहब के द्वारा इसको प्रारंभ किया जाएगा। अब इसी शाखा के अंदर आप आगे चल करके देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको शासक देखने को मिलेगा, कौन? रतन सिंह। और रतन सिंह के बाद यहां पर इस शाखा के रूप में आप देखोगे कि इसको हमीर को। तो ये दोनों शाखाएं आपके आगे देखोगे और धीरे धीरे इस शाखा की जगह ये शाखा प्रारंभ हो जाएगी और ये कहलाएगी राणा शाखा। कौन सी? अब राणा कौन थे? सिसोदा गांव का हमीर था, इसलिए इसको सिसोदिया शाखा के रूप में या सिसोदिया वंश के रूप में भी जाना जाता है। इसको राणा कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, राहब के द्वारा इसको शुरू किया गया था और रावल शाखा छेम सिंह के द्वारा इसको शुरू किया गया था। यहां पर भी फिर दिक्कत आएगी। यहां पर आगे चल करके देखोगे एक शासक होगा सामंत सिंह, और सामंत सिंह के समय कहीं ना कहीं फिर चित्तौड़ पर आक्रमण देखने को मिलेगा कीर्तिपाल चौहान का, जिसको कीतू कहा जाता है। और कहीं ना कहीं सामंत सिंह चित्तौड़ को छोड़ करके वांगड़ क्षेत्र में चला जाएगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर, और वहां पर जाकर गोहिल वंश की एक नई शाखा को क्या करेगा? शुरू करेगा। सामंत सिंह का जो भाई होगा कुमार सिंह, वो कहीं ना कहीं इस बात का बदला लेगा और पुनः सत्ता को क्या करेगा? प्राप्त करेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे की चीजों को देखेंगे। कहां तक? वहां तक देखेंगे जहां पर अलाउद्दीन खिलजी और साथ साथ में रतन सिंह, गोरा और बादल, वो एक पूरी की पूरी वहां पर जाकर के रावल शाखा आपकी समाप्त होती हुई दिखाई देगी। और उसके बाद एक शुरुआत होगी किसकी? हमीर के द्वारा पुनः चित्तौड़ को प्राप्त किया जाएगा और एक नई शाखा की प्रारंभ किया जाएगा, जिसको राणा शाखा या जिसको आप सिसोदिया शाखा के रूप में जानते हो। अगर आपको ये डेटा लग रहा है, ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच।